हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज एक कहावत से शुरुआत करेंगे। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। का मतलब होता है जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है तो जो स्ट्रोंगर लोग होते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग लोग, वो और हार्ड वर्क करना शुरू कर। वो पहले से ही हार्ड वर्कर होते ही हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जब सिचुएशन और डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट गेट्स देम टू सक्सेस। आशा करता हूं आप भी अगले 6 महीने में इंग्लिश के लेवल को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहां कोई भी एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना बहुत ईजी हो जाए। लेट अस स्टार्ट विथ आवर प्रिपरेशन देन। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट दैट वी हैव एन इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स फॉर एवरीवन हु वांट्स टू स्टडी इंग्लिश राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो बहुत बेसिक लेवल से करना है, उसके लिए ये कोर्स है एंड वो रेडियंट एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है। उसकी डिस्क्रिप्शन आपको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको उस पर डिस्काउंट चाहिए तो 20% का डिस्काउंट है, और उसके लिए आपको RAC20 रेडियंट अमोल चेपे 20 ये कोड यूज करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ वोकैबुलरी टुडे। सबसे पहला वर्ड, आज जो सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने वो है स्टैम्पीड। द वर्ड इज स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का क्या मतलब होता है, पहले अपन सेंटेंस पढ़ेंगे, उस पे से फिर हमको ध्यान में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की न्यूज है ये। मैंने कुछ हेडलाइंस उठाई और उनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो आपके लिए निकाल के लाए हैं। आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स। 116 किल्ड इन स्टैम्पीड एट रिलीजियस गैदरिंग इन हाथरस। हाथरस की परसों की ही खबर है, जहां पे 116 लोगों की डेथ हो गई स्टैम्पीड की वजह से। एक रिलीजियस गैदरिंग था, वहां पे स्टैम्पीड हुआ और स्टैम्पीड की वजह से डेथ हो गई। अब क्या होता है, रिलीजियस गैदरिंग में बहुत भीड़ जुटती है हमेशा, और इसी भीड़ में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रश हो जाता है और उस भीड़ में लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जिसको हम हिंदी में भगदड़ कहते हैं, वो हो जाती है। तो भगदड़ का मतलब ही है स्टैम्पीड। भगदड़ हो गई, लोग एक के ऊपर एक चढ़ गए और उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हमेशा लेडीज और बच्चे, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो स्टैम्पीड का मतलब है भगदड़ मचना, और जनरली ये भीड़ भाड़ वाली जगह में होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड स्टैम्पीड इन डिटेल। स्टैम्पीड एक नाउन है, अ सडन पैनिक्ड रश ऑफ अ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैटल, अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, है ना। तो बहुत ज़्यादा पैनिक अगर कहीं हो जाता है, देखो बहुत बार क्या होता है कि बहुत भीड़ में कुछ अफवाह फैल जाती है और उस अफवाह के कारण लोग इधर उधर भागने लगते अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उस जान बचाने के जब जान बचाने के लिए सब दौड़ रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उस भीड़ में, उस भगदड़ में बच्चे, महिलाएं और बाकी लोग जो समझो उस भगदड़ में नहीं निकल पाए कहीं से, वो बीच में फंस जाते हैं और फिर वहाँ पे डेथ और इंजुरीज बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो जाती है। तो भगदड़ मचना, इसी को बोलेंगे हम स्टैम्पीड। समझ गए। तो ये एनिमल्स, यानी हॉर्सेस, कैटल, अदर एनिमल्स में तो होता ही है, इन दोनों के केस में भी हम स्टैम्पीड ही बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? एक तो रश करना बहुत, या फिर बहुत हरी करना, बहुत जल्दी में होना, या डैश। डैश का मतलब ही है बहुत जल्दी निकलना और कहीं डैश हो जाना, भिड़ जाना। इसका भी सिनोनिम, ये भी एक स्टैम्पीड का सिनोनिम है। ठीक है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा? एक तो बहुत ज़्यादा तेजी से चलना, ये स्टैम्पीड हो गया, है ना, बहुत तेजी से चलना और भगदड़ मचना वहाँ पे। पीछे आना या बहुत आराम से चलना या पीछे आना, उसको हम बोलेंगे रिट्रीट, विच कैन बी एन एंटोनिम ऑफ स्टैम्पीड। या फिर स्टैंडिंग, खड़े रहना, कुछ नहीं करना, ये भी तो भगदड़ मचने से अपोजिट में ही आएगा या एंटोनिम ही बनेगा उसका। ठीक है, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर, स्टैम्पीड। चले अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है
अपीजमेंट, अपीजमेंट, ठीक है। तो लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट, अपीजमेंट का। द प्राइस ऑफ अपीजमेंट एज हिस्ट्री हैज टॉट अस इज टू स्टीप। अपीजमेंट का जो प्राइस है, जो हमें हिस्ट्री ने सिखाया है, वो बहुत स्टीप है। यहाँ पे स्टीप का मतलब है स्लोप जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्लोप को हम लोग स्टीप स्लोप कहते हैं, बराबर है। यहाँ पे भी उसी स्टीप की ऐसी ढलान है जहाँ पे तुम्हें नीचे ही जाना है, तो ऐसी ढलान को हम लोग स्टीप कहेंगे, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ अपीजमेंट, अपीजमेंट, अब अपीजमेंट का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए, या किसी को खुश करना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड अपीजमेंट, है ना। अपने फायदे के लिए किसी को खुश करना, दैट इज कॉल्ड अपीजमेंट, राइट। तो अपीजमेंट क्या हो गया, डिटेल में देखेंगे। इंडल्जिंग इन और ग्रेटिफाइंग। इंडल्जिंग इन मतलब किसी के चीजों में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना मतलब किसी की चीजों में इन्वॉल्व होना, और ग्रेटिफाइंग, है ना, या उनको सॉल्व करना, खुश करना, देना, बेसिकली वंस विशेस और डिजायर्स। किसी ने कुछ मांग लिया, आपको पता है कि ये सभी को नहीं दे सकते, तो फिर भी बायस रख के किसी और को वो चीज दे देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी को बायस्ड रूप में किसी और को एक चीज दे देना ताकि आपका फायदा हो, दैट इज कॉल्ड अपीजमेंट, ठीक है। अपीजमेंट में इक्वालिटी वाला क्वोशंट नहीं होता, बायस वाला क्वोशंट होता है, और उसमें भी अपने फायदे के लिए ये चीज की जाती हो, तब उसको अपीजमेंट कहते हैं, समझ गए। इसका सिनोनिम क्या होगा, एक तो पैसिफाई करना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डर के वजह से भी अपीज किया जा सकता है कि नहीं, अगर हमने नहीं दिया तो हमारे अगेंस्ट कुछ हो जाएगा, तो ये भी पैसिफाई किया जाता है या प्लेकेट किया जाता है। पैसिफाई और प्लेकेट ये दोनों भी सिनोनिम ही होंगे, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, प्रोवोकेशन और इंसाइटमेंट। प्रोवोकेशन यानी खुद से ही उनको कुछ करने के लिए बोल देना, ठीक है करो, जो करना है वो कर लो, नहीं देंगे, दैट इज प्रोवोकेशन। वो फिर इंसाइट करना, किसी को इंसाइट करना मतलब आग लगाना, बेसिकली चिंगारी लगाना किसी चीज के, जो बाद में बन के, बाद में बड़ी होके आग बन जाए, दैट इज इंसाइटमेंट, समझ गए। तो किसी को अपने फायदे के लिए थोड़ा सा कुछ दे देना या खुश करना इज कॉल्ड अपीजमेंट। क्लियर हो गया ये वर्ड, एकदम सिंपल सा वर्ड है। जनरली बहुत बार आपको आजकल के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये वर्ड दिखने को मिल सकता है, ठीक है, चर्चा ये इस भी होगी, अपीजमेंट पे चर्चा होती है, तो ये वर्ड आपको हमेशा दिखेगा। स्टैम्पीड भी एक वर्ड है जो हमेशा आपको न्यूज़पेपर्स में दिखेगा, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे ये वर्ड आपको रिपीटेटिवली मिलेंगे, और जब रिपीटेटिवली मिलेंगे तो धीरे धीरे आपको फिर का मीनिंग और डिटेल में समझ में आते जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज बैंकरप्ट। ये वर्ड आपने वैसे भी सुना होगा, बैंकरप्ट, क्या। पहले लेट अस रीड दी सेंटेंस, फिर बाकी पढ़ेंगे। बैंकरप्ट अनिल अंबानी। अभी देखो, बैंकरप्ट ये अनिल अंबानी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई, है ना। तो ये अनिल अंबानी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये किसी नाम के बारे में, किसी नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो बैंकरप्ट इज एन एडजेक्टिव। बैंकरप्ट अनिल अंबानी सोल्ड वाइफ्स ज्वेलरी टू पे लॉयर्स। उनको अपने पत्नी के गहने भी बेचने पड़े अपने लॉयर्स की फीस देने के लिए, है, क्योंकि बहुत सारी केसेस हो गई थी उनके अगेंस्ट, है ना, वो बैंकरप्ट हो गए थे इसलिए। नाउ सन्स हैव बिल्ड एम्पायर वर्थ 2000 करोड़। अभी उनके लड़कों ने 2000 करोड़ का एम्पायर बिल्ड कर लिया। तो दिस हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम अ न्यूज आर्टिकल, ठीक है। तो सेंटेंस है बैंकरप्ट, सॉरी द वर्ड इज बैंकरप्ट, जो अनिल अंबानी के लिए यहाँ पे यूज किया है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हो वो कहते हैं बैंकरप्ट। कंगाल इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड इन आवर लैंग्वेज। कंगाल हो गया किसी व्यक्ति को हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अनेबल टू पे वंस डेट्स, जो अपने किसी से लिए हुए पैसे जब उधार नहीं दे सकता, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, एंड दिस इज लीगली प्रूवन, और वो ये लीगली मान्य कर ले कि अब मैं दे नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गए। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? इंडेटेड हो जाएगा। इंडेटेड, देखो डेट, ये वर्ड है डेट, इंडेटेड है कोई व्यक्ति आपसे उधार ले लिया है तो वो आपका इंडेटेड है। इंसॉल्वेंट ही होना चाहिए यहाँ पे, इंसॉल्वेंट। वैसे अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, इसमें जो माइन्यूट डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या जब किसी व्यक्ति के पास के पैसे खत्म हो जाए, है, पर वो बैंकरप्ट नहीं हुआ है अभी। पहले कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, यानी समझो एक कंपनी है, एक व्यक्ति है जिसकी कंपनी में उसने लॉस सफर किया, तो लॉस सफर करने की वजह से जब उसने किसी से पैसे लिए थे वो बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो उसके पैसे वो पूरी तरह वापस नहीं दे पा रहा है अभी। ऐसे समय पे वो उसको कहता है कि भाई मेरे पैसे खत्म हो गए, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है कि उसकी कंपनी फिर से अच्छे से काम करना शुरू कर दे, तो और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उसका बिजनेस बढ़े, और जब उसको पैसे मिलेंगे तब वो फिर जिससे पैसे उधार लिए थे उससे दे देगा। तो वो बीच में इंसॉल्वेंट हुआ था पर वो बैंकरप्ट नहीं हुआ था। हर इंसॉल्वेंट व्यक्ति बैंकरप्ट होगा ही ऐसा नहीं होता, समझ गए? पैसे खत्म हो जाना इसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं, या व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया ऐसे हम कहेंगे। पर पर अगर वो इंसॉल्वेंट व्यक्ति से कुछ काम नहीं बनता और फिर वो बैंक में जाके या कोर्ट में जाके या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कह दे कि भाई पैसे खत्म, अब तुमको मेरे जो भी एसेट्स मेरे से अटैच्ड है वो ले लो, क्योंकि अब मैं देने के काबिल नहीं हूं, पैसे अब नहीं दूंगा, तो लीगली ये मान्य कर लेना इज कॉल्ड बीइंग बैंकरप्ट, ठीक है। तो हर बैंकरप्ट व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, ये समझ लेना, क्योंकि पहले व्यक्ति इंसॉल्वेंट होगा और बाद में वो बैंकरप्ट होगा, समझ गए? पहले वो इंसॉल्वेंट होगा फिर बैंकरप्ट होगा। तो हर इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर हर बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट था कि इसकी गारंटी है, समझ गए? ये बात आई थिंक एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा फिर? जिसके पास पैसे नहीं है उसका अपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? जिसके पास बहुत संपत्ति है, प्रॉस्परस है या वेल्दी है, समझ गए? क्लियर? चले आगे अगले वर्ड पे। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आज वो है रेक्स। रेक्स, अभी रेक्स ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, क्या रेक को एस लगा है, तो इसका जो मेन वर्ड है वो है रेक, WRECK, ठीक है। तो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। ग्रेविटास यानी न्यूज आर्टिकल से ही लिया गया है, उसका हेडिंग है बेसिक, हरिकेन बेरिल रेक्स हैवॉक इन कैरेबियन आइलैंड। क्या बोला है? हरिकेन बेरिल रेक्स हैवॉक इन कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स में हरिकेन बेरिल ने हैवॉक रेक करके रखा है, यानी सब तोड़ मरोड़ के रख दिया है, तहस नहस करके रखा है, इज कॉल्ड टू रेक हैवॉक, ठीक है। अगर आपको पता होगा, पता ही होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, और T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम अभी तक भारत में आने में असफल रही है। उसका कारण यही हरिकेन बेरिल है जो कैरिबियन आइलैंड्स में है। बारबाडोस जहाँ पे इंडिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता वो कैरिबियन आइलैंड्स का ही हिस्सा है, और वहाँ पे ये हरिकेन की वजह से वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए फिर BCCI ने एक चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की एयर इंडिया की, तो बारबाडोस गई, और अभी वहाँ से इंडियन टीम को और जितने जर्नलिस्ट वहाँ पे फंसे थे उन सबको लेके वो वहाँ से उड़ी है, निकल गई। आज 4 जुलाई को वो
आज सुबह 4-5 बजे यहाँ पे इंडिया में पहुँच गई। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा के ट्वीट पे पढ़ा कि मरीन ड्राइव पे मुंबई में आज एक विक्ट्री मार्च निकलने वाला है। ठीक है, तो एक रोड शो होगा, एक विक्ट्री मार्च होगा। ठीक है, हाँ चलो, तो ये तो अच्छी खबर है। पर जो बुरी खबर वो है कि हरिकेन बेरिल ये हैवॉक रेक कर रहा है। रेक कर रहा है मतलब, हैवॉक मतलब बर्बादी, और ये तहस नहस कर रहा है सब। ठीक है, तोड़ रहा है। ठीक है, तो रेक्स का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, कुछ तो भी पूरी तरह से तोड़ देना, इज कॉल्ड रेक। शिप रेक होती है। तो ये शिप अगर समंदर में किसी हरिकेन या ऐसे तूफान में फंस जाए तो वो टूटती है, दैट इज कॉल्ड शिप रेक, है ना। रेक, WRECK। सिनोनिम क्या होगा उसका? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, टूटना, या डिमोलिशन, तोड़ना, ये भी हो जाता है, तोड़ देना। एंटोनिम क्या होगा इसका? कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन, या बिल्डिंग। बिल्डिंग यानी वर्ब की तरह कह रहा हूं, किसी चीज को बनाना, ना। फॉर्मेशन यानी बनाना, है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब ही है बनाना। तो एक रेक का मतलब है तोड़ना, और फॉर्मेशन का मतलब है बनाना। समझ गए? तो आई थिंक रेक का वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस। चलो, पैसेंजर स्टक इन ओवरहेड बिन, लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। पैसेंजर स्टक इन ओवरहेड बिन ड्यूरिंग सीवियर टर्ब्यूलेंस ऑन स्पेन यूरुग्वाई फ्लाइट। क्या बोला है? पैसेंजर स्टक हो गया। स्टक हो गया मतलब फंस गया। कहां पे फंसा? ओवरहेड बिन में। वो ओवरहेड यानी जब आप फ्लाइट में जाते हो तो ऊपर सामान रखने के लिए जो बिन होता है उसको बोलते हैं ओवरहेड बिन, है ना। सामान रखने की जगह जिसमें दरवाजा लगा होता है वो ओवरहेड बिन ड्यूरिंग सीवियर टर्बुलेंस। सीवियर टर्बुलेंस, सीवियर टर्बुलेंस मतलब प्लेन जा रहा है सीधा, बीच में टर्बुलेंस आ गया, वेदर खराब हो गया तो प्लेन ऐसा ऐसा हिलता है, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंस। और सीवियर टर्बुलेंस है ना, बहुत ज्यादा हिलना, है ना। टर्बुलेंस का अगर आपको अपनी लैंग्वेज में मीनिंग चाहिए होगा तो वो होगा उथल पुथल मचना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा टर्बाइन। टर्बाइन वर्ड सुना ना, टर्बाइन। टर्बाइन, टर्बाइन का मतलब क्या होता है? वो फैन, है ना। फैन को हम लोग टर्बाइन बोल सकते हैं, जो घूमेगा। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने सुना हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट जब होती है, जब पानी ऊपर से वो टर्बाइंस के ऊपर गिरता है और फिर वो फैन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या द बेस्ट इज, जब अभी हमने शिप का एक उदाहरण लिया था। शिप टूटना मतलब शिप रेक होना। शिप आगे बढ़ती है क्योंकि उसको दो बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं जो घूमते हैं और फिर वो शिप आगे जाती है। तो वो टर्बाइन जब घूमती है तो पानी में क्या होता है? पानी पूरा इधर उधर हो जाता है, तो वो टर्ब्यूलेंस होता है। टर्बाइन से टर्ब्यूलेंस हो रहा है। टर्ब्यूलेंस मतलब उथल पुथल। उसी से दूसरा वर्ड है शेक होना, बहुत गड़बड़ होना, ऐसी उथल पुथल होना, दैट इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंस। तो टर्ब्यूलेंस इज अ नाउन। क्या होगा इसका सिनोनिम? एजिटेशन। एजिटेशन यानी बहुत किसी चीज में गड़बड़ होना, है ना, दैट इज कॉल्ड उथल पुथल इज द बेस्ट वर्ड आई थिंक। डिस्टर्बेंस होना, है ना, किसी चीज में डिस्टर्बेंस होना। जैसे यहाँ पे सिनोनिम जो उसका होगा केओस होना या शेकिंग। यहाँ पे जो है वो शेकिंग इस मीनिंग से लिया गया है ना। यहाँ पे शेकिंग ये मीनिंग से टर्बुलेंस लिया गया है। एंटोनिम क्या होगा इसका? स्टेबल होना, काम होना, ट्रैंक्विल होना। स्टेबिलिटी, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी आर दी सिनोनिम्स ऑफ टर्बुलेंस। समझ गए? क्लियर? चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडिक्टरी। क्या वर्ड है? वैलिडिक्टरी। चले सेंटेंस पढ़े वैलिडिक्टरी का। एवरी ग्रेजुएटिंग मेंबर हैड टू गिव अ वैलिडिक्टरी एड्रेस। हर ग्रेजुएटिंग मेंबर को एक वैलिडिक्टरी एड्रेस देना था।
एड्रेस मतलब संबोधन, स्पीच, बराबर है। तो संबोधन करना था, स्पीच देना था, और वो कैसा देना था? वैलिडिक्टरी एड्रेस देना था। मतलब ग्रेजुएशन होने वाला बंदा जो ग्रेजुएट हो रहा है, लेट्स से कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन में उसको उसकी डिग्री दी गई। अब डिग्री देने के बाद उसको क्या करना पड़ा? अपना वैलिडिक्टरी एड्रेस देना पड़ा, मतलब द फाइनल एड्रेस, फाइनल बातचीत। जब आप किसी चीज को फिनिश कर रहे हो तब दिया गया संबोधन इज वैलिडिक्टरी एड्रेस या वैलिडिक्टरी, है ना। तो आखिरी, द लास्ट वन इज वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी का मतलब क्या था? सूटेबल और डिजाइंड फॉर एन ओकेजन ऑफ लीविंग। निकलते वक्त जो चीज की जाती हो, बाहर जाते वक्त जो चीज की जाती हो, उसको हम लोग वैलिडिक्टरी बोलेंगे। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? फेयरवेल, ये वर्ड तो सभी को पता है, फेयरवेल, लास्ट या फाइनल, है ना। और एंटोनिम क्या होगा? अगर ये फेयरवेल है, लास्ट और फाइनल है, तो एंटोनिम क्या होगा इसका? पहला, है ना। वेलकम, फर्स्ट, बिगिनिंग, दीज आर दी वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ वैलिडिक्टरी। आ गया ध्यान में? वैलिडिक्टरी, वैलिडिक्टरी का मतलब होता है फाइनल, आखिरी, लास्ट, फेयरवेल वाला। ठीक है, चले अगले वर्ड पे। चलो, लेट अस नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग है ये, सैमसंग नहीं है, स्वैन सॉन्ग। ठीक है। स्वैन सॉन्ग क्या है? स्वैन सॉन्ग, he prepared himself for one last innings, his swan song, his final foray। उसने खुद को तैयार किया, he prepared himself, उसने खुद को तैयार किया, for one last innings, आखिरी इनिंग्स के लिए उसने खुद को तैयार किया। अब इट इज लाइक, ऐसा समझ लो कि T20 फाइनल से पहले या T20 फाइनल के बारे में हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, क्या बोला है? तो ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर वन लास्ट इनिंग्स, T20 इंटरनेशनल की आखिरी इनिंग्स के लिए उसने उसको खुद को तैयार किया। ही स्वैन सॉन्ग, के जाने के समय की या आखिरी कुछ पलों की जो इनिंग्स है या उस समय के लिए उसने उसको प्रिपेयर किया। तो आखिरी का जो समय होता है उसको हम लोग कहेंगे स्वैन सॉन्ग। वैलिडिक्टरी से बहुत सिमिलर ये वर्ड है, बहुत सिमिलर वर्ड है। ठीक है। हिज फाइनल फोरे, वो जो आखिरी बार उतरने वाला था, यानी फाइनल फोरे का मतलब है फाइनल एंट्री या फाइनल एक्शन इज कॉल्ड फोरे, स्वैन सॉन्ग, है ना। तो अब लेट अस इन डिटेल सी व्हाट इज द मीनिंग। अ पर्सन्स लास्ट पीस ऑफ वर्क, स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का आखिरी पीस ऑफ वर्क, द लास्ट पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड स्वैन सॉन्ग, है ना। या अचीवमेंट या परफॉर्मेंस। इसका सिनोनिम क्या होगा? कंक्लूड करना, खत्म करना, क्लोज करना या एंड करना, राइट। और एंटोनिम क्या होगा इसका? एंट्रेंस, स्टार्ट या बिगिनिंग। तो अभी जो हमने ये दो वर्ड देखे, एक स्वैन सॉन्ग और दूसरा वैलिडिक्टरी, ये दोनों वर्ड से आपको एक चीज तो ध्यान में आ गई होगी कि बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर इन मीनिंग। वैलिडिक्टरी का मतलब है आखिरी वक्त पे की गई हुई कोई चीज, दैट इज वैलिडिक्टरी। और स्वैन सॉन्ग का भी क्या मतलब है? वो व्यक्ति ने की हुई आखिरी कोई चीज, आखिरी वक्त पे की गई कोई चीज इज वैलिडिक्टरी। और किसी व्यक्ति ने आखिरी जो चीज की है वो, उसको हम लोग स्वैन सॉन्ग कहेंगे। समझ गए? चलो, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड इज लैंकी। ठीक है। लैंकी, लैंकी देखेंगे। लैंकी, व्हाइल मोटू वॉज रादर शॉर्ट एंड मोर फिट। ए फिट जरा गड़बड़ वर्ड है मोटू के साथ, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो। व्हाइल मोटू वॉज रादर शॉर्ट एंड मोर फिट, पतलू वॉज टॉल, थिन एंड लैंकी। मोटू शॉर्ट था, फिट था, फिट बोला है लेकिन ठीक है, मोटू था। पतलू कैसा था? पतलू वॉज टॉल, थिन एंड लैंकी।
लैंकी का मतलब है, नाम पे से ही आपको पता चल जाएगा, लैंकी मतलब पतलू, ठीक है। टॉल एंड थिन, ये दो मिलके ही लैंकी बने हैं, ठीक है। लैंकी का मतलब क्या होता है, टॉल, स्लिम, जो ऊंचा भी हो और स्लिम हो, सिर्फ स्लिम बनना नहीं चलता, लैंकी नहीं बोलेंगे उसको। टॉल एंड थिन इज लैंकी। सिनोनिम का थिन, स्किनी है ना, पतला सा। एंटोनिम फैट, शॉर्ट, ये दोनों उसके एंटोनिम हो गए। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है लैंकी। हम अगर कोई आपको लंबा ऊंचा यानी लंबा और एकदम पतला सा व्यक्ति दिखे तो आप उसको कह सकते हो कि ही इज अ वेरी और ही इज अ लैंकी फेलो। लैंकी मतलब ऊंचा और पतला सा है, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेटिकुलसली। एलवा लगा है मतलब ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एन एडवर्ब। मेटिकुलस इज एडजेक्टिव, OUS लगा मतलब ये एडजेक्टिव है, उसको LY लगा मतलब ये एडवर्ब बन गया। अभी मेटिकुलसली इज एडवर्ब। देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे, दिस इज अ मेटिकुलसली रिसर्च्ड बुक। ये एक मेटिकुलसली रिसर्च्ड बुक है, यानी ये एक ऐसी बुक है जिसमें रिसर्च जो की गई है बहुत मेटिकुलस है। बहुत मेटिकुलस यानी बहुत पेन मतलब जिसमें बहुत मेहनत की गई है, हर एक बारीक बारीक चीज पे ध्यान दिया गया है, ऐसे रिसर्च्ड बुक को हम मेटिकुलसली रिसर्च्ड बुक कहेंगे। मेटिकुलसली का मतलब है हर छोटी छोटी चीज के बारे में ध्यान देकर काम करना, तो बोलेंगे हम मेटिकुलस। अगर कोई व्यक्ति मेटिकुलस होता है तो उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति बहुत बारीक बारीक चीजों पे, बहुत डिटेल में हर चीज पे जाके काम करता है, ठीक है। मेटिकुलसली क्या होता है, विथ ग्रेट अटेंशन टू स्टैंडर्ड्स और प्रिसीशन। स्टैंडर्ड खराब नहीं होना चाहिए, बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसलिए हर छोटी चीज पे ध्यान देने वाले व्यक्ति को हम मेटिकुलस कहेंगे, और ऐसे की गई एक्शन को हम मेटिकुलसली की गई एक्शन ऐसा कहेंगे, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम होगा प्रिसाइजली, एग्जैक्टली या रिगरसली। हाँ रिगरसली क्योंकि ऐसी चीज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिगरस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एग्जैक्टली और प्रिसाइसली का मतलब है जिसमें डिटेल पे बहुत ध्यान दिया गया है। एंटोनिम क्या होगा इसका, कोई चीज केयरलेसली की गई है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस करना है इसलिए कर दिया। लूजली का भी वही मतलब है ना, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। क्लियर ये वर्ड मेटिकुलसली, ये भी आपको बहुत इजीली हर जगह पे मिल जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज क्विंटेसेंशियल। बहुत अच्छा वर्ड है, आपको बहुत सारे केसेस में ये वर्ड मिल जाएगा, क्विंटेसेंशियल। देखो सेंटेंस पढ़ोगे तो मीनिंग ध्यान में आएगा। वॉट एवर हिज फॉल्ट्स एंड मेनी क्वर्क्स, बहुत सारे उसके फॉल्ट्स थे, बहुत गलतियां थी, बहुत इग्नोरेंस वाले इश्यूज थे। मॉन्टी इज द क्विंटेसेंशियल टीम प्लेयर, लेकिन मॉन्टी उस टीम का क्विंटेसेंशियल प्लेयर था, ठीक है। क्विंटेसेंशियल प्लेयर मतलब ऐसा व्यक्ति की टीम में जो उस टीम का इसेंस है। देखो यहां से एक वर्ड है इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, और वो वर्ड बना है इसेंस से। इसेंस यानी मतलब जिसको बोलेंगे हम, वो टीम की जान था, हाँ। किसी टीम की जान होना यानी वो क्विंट इसेंशियल मेंबर होना उस टीम, समझ गए कि उसके बगैर नहीं हो सकता काम। ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे चीज को हम लोग क्विंट इसेंशियल कहते हैं, ठीक है। यानी देखो अब यहाँ पे क्या बोला कि उसकी कितनी भी गलतियां हो, कितने भी क्वर्क्स हो, फिर भी वो कैसा मेंबर था, वो टीम की जान था। अगर वो नहीं होता तो फिर टीम सफर करती। तो क्विंट इसेंशियल का मतलब है समथिंग रिगार्डेड एज द इंट्रिंसिक एंड सेंट्रल कंस्टिट्यूएंट ऑफ इट्स कैरेक्टर, है ना। किसी चीज की जो हार्ट होता है, किसी चीज की जो जान होती है, उसको हम लोग क्विंट इसेंशियल चीज बोलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर थिंग, किसी वस्तु में की बहुत इंपॉर्टेंट छोटी वस्तु जो उसका इसेंस है, दैट इज क्विंट इसेंशियल, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका, हार्ट, कोर, क्रक्स, बराबर है।
एंटोनिम क्या होगा? क्रक्स का मतलब पता है ना, क्रक्स है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। या बहुत बार हम लोग जब कभी पैसेज जाता है, जब एक पैसेज आ गया तो आपसे सवाल पूछा इसका क्रक्स क्या है, क्रक्स क्या है? द मेन आइडिया। तो जो मेन आइडिया है वो हो गया क्विंटेसेंशियल, समझ गए? द मेन आइडिया इज क्विंटेसेंशियल। एंटोनिम क्या होगा इसका? ऐसी चीज जिसको कुछ महत्व नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, या एक्स्ट्रा की चीज, आउटसाइड की चीज, या एक्सटीरियर बाहर की चीज, ये एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर है चीजें? चलो अब वी हैव अ पैसेज टू अटेम्प्ट। ठीक, तो अभी आपको मैं यहाँ पे पैसेज रीड करने के लिए दे रहा हूँ। ये पैसेज आपको रीड करना है, सॉरी ये हिंदू का एडिटोरियल है, पैसेज नहीं है। इस एडिटोरियल को आपको रीड करना है, फिर हम उसको डिटेल में समझेंगे। कैन स्टार्ट रीडिंग इट। ठीक है, डन? पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा होगा पॉज कर लो, पीछे जाओ और फिर से डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, तो अभी हम इसको साथ में पढ़ना शुरू करेंगे। विंबलडन पे ये लिखा हुआ एक आर्टिकल है, लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट। विंबलडन 2024 हैज बिगन। विंबलडन 2024 शुरू हो चुका है विथ वर्ल्ड टेनिस इन द मिडल ऑफ अ जनरेशनल ट्रांजिशन। ना, दुनिया भर का टेनिस ये जनरेशनल ट्रांजिशन के बीच में। जनरेशनल ट्रांजिशन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजिशन जिसमें एक जनरेशन जा रही है और एक नई जनरेशन आ रही है। जैसे हम कहेंगे अभी T20 इंटरनेशनल में इंडिया में भी एक जनरेशनल ट्रांजिशन हो रहा है कि विराट, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इनका रिटायरमेंट हो चुका है और उनकी जगह अभी नए लोग लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरेशनल ट्रांजिशन। There is no Roger Federer and Rafael Nadal. There is no Roger Federer and Rafael Nadal. रॉजर फेडरर भी नहीं है और राफेल नदाल भी नहीं है।
विद द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो पहले दिया गया है वो। और ये आपको हमेशा दिखेगा जब ऐसे दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और बाद में लिखा जाएगा द फॉर्मर, या फिर ऐसा बोला जा सकता है द लैटर। लैटर मतलब नेक्स्ट वाला, और फॉर्मर मतलब ऐसे दो चीजों में पहला वाला, दो चीजों में पहला वाला। द फॉर्मर हैविंग रिटायर्ड, रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट ले ली। एंड द लैटर, ठीक है, लैटर, लैटर यानी बाद में का, लैटर ऑन अ लॉन्ग वैलिडिक्टरी लैप। और जो दूसरा है वो एक लॉन्ग वैलिडिक्टरी लैप में है। वैलिडिक्टरी का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वैलिडिक्टरी मतलब द लास्ट वन, ठीक है। तो रॉजर फेडरर तो रिटायर हो गए और राफेल नदाल ये आखिरी लैप में है। लैप, लैप मतलब पता होता है क्या, लैप यानी जब हम रनिंग करते हैं ना, रनिंग की रेस में, तो समझो ये आपका ऐसा ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आपको 4 चक्कर लगाने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 लैप्स हो गई। एक चक्कर लगाना मतलब एक लैप। तो अभी राफेल नदाल अपनी आखिरी लैप में है। वो एक्चुअली चक्कर लगा रहा है क्या, नहीं, वो यानी अपने आखिरी पड़ाव पे है, ऐसा हम लोग कहेंगे, आखिरी चक्कर लगा रहा है, तो एक्चुअली नहीं भाग रहा है। इज कॉल्ड वैलिडिक्टरी लैप, मतलब आखिरी चक्कर। तो अ लॉन्ग वैलिडिक्टरी लैप विच डज नॉट हैव SW19 एज अ पिट स्टॉप, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, पिट स्टॉप का मतलब होता है रुकना। और ये जो सारे वर्ड्स लिए गए हैं ये कार की रेसिंग से लिए गए वर्ड्स हैं। अभी देखो हम बात टेनिस की कर रहे हैं, लेकिन वोकैबुलरी कार रेसिंग या फॉर्मूला 1 रेसिंग या कोई भी बाइक रेस इससे लिए गए। तो गाड़ियों की रेस से देखो, जब कार रेस होती है तो समझो ये आपका ऐसा सर्किट है ना, ये आपका ऐसा रास्ता है जिसपे आपको कार घुमानी है। तो इस पे एक बार घुमाएंगे तो ये 1 लैप हो जाएगी, 2 बार घुमाएंगे तो 2 लैप, 3 बार 3 लैप एंड सो ऑन। पर घुमाते घुमाते बहुत बार आपने देखा होगा तो जब कार रेसिंग होती है तो चक्के चेंज किए जाते हैं, है ना, द टायर्स आर चेंज्ड। तो उस समय गाड़ी कहीं ऐसी जगह रुकती है, तो ये रुकने वाली जगह जहां पे बहुत जल्दी कुछ काम हो जाए उसको कहते हैं पिट स्टॉप। छोटे से ब्रेक के लिए गाड़ी रुकना उसको कहते हैं हम लोग पिट स्टॉप। तो क्या कहें कि लैटर यानी राफेल नदाल का एक लॉन्ग वैलिडिक्टरी लैप में वो अभी है, पर अभी SW19 उनका पिट स्टॉप नहीं है, डज नॉट हैव SW19 एज अ पिट स्टॉप। ये SW19 क्या है, SW19 इज बेसिकली वो एरिया जहां पे ये विंबलडन का टूर्नामेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पोस्टल कोड्स है ना, हम लोग पोस्टल कोड डालते हैं ना, जैसे यवतमाल का पोस्टल कोड इज 445001, राइट, तो ये पोस्टल कोड हो गया हमारा। वैसे ही जहाँ पे विंबलडन हो रहा है वहाँ पे भी एरिया के अलग अलग पोस्टल कोड्स है। SW19 उस एरिया का पोस्टल कोड है, तो यहाँ पे एरिया का पोस्टल कोड यूज किया, समझ गए। तो डज नॉट हैव SW19 एज अ पिट स्टॉप। द 37 ईयर ओल्ड्स यानी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 37 ईयर ओल्ड्स नोवाक जोकोविच एंड एंडी मरे आर क्लोजर टू द एंड ऑफ देयर करियर्स। ये भी अपने करियर के एंड पे है। कौन दो लोग, नोवाक जोकोविच एंड एंडी मरे। एंड हैव अराइव्ड इन लंदन विथ ब्रोकन बॉडीज। लंदन में ये अराइव तो किया, लंदन में विंबलडन में, यानी लंदन में ही विंबलडन हो रहा है, बराबर है। तो वहां पे ये लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन कैसे, विथ ब्रोकन बॉडीज यानी विथ इंजुरीज हियर एंड देयर, फुल्ली फिट नहीं है ना कुछ इंजुरीज को साथ में लेके वो वहां पे आए हैं जो, और वो ऑलरेडी 37 ईयर्स के हैं दोनों। जोकोविच इज रिकवरिंग फ्रॉम अ नी सर्जरी, जोकोविच नी सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, वाइल मरे वेंट अंडर अ सर्जन्स स्कैल्पेल टू मेंड हिज बैक। और क्या कहे, मरे वेंट अंडर सर्जन्स स्कैल्पेल, स्कैल्पेल मतलब जिससे ऑपरेशन किया जाता है ना, ऑपरेशन के लिए जो कहते हैं वो, मतलब इनका भी ऑपरेशन हुआ है सर्जन का स्कैल्पेल, जिससे सर्जन सर्जरी करता है, सर्जन सर्जरी करेगा उस टूल को कहते हैं स्कैल्पेल, उस इंस्ट्रूमेंट को। तो सर्जन स्कैल्पेल के नीचे से गुजरा वो, वेंट अंडर सर्जन स्कैल्पेल मतलब उसकी भी सर्जरी हुई है। किसके लिए,
टू मेंड, मेंड मतलब सही करना, मेंड का मतलब है, वैसे मेंड का मतलब है चेंज करना, तो उसको सही करने के लिए क्या सही करना है, मेंड हिज बैक बियरली डेज एगो, कुछ ही दिन पहले ही उसकी पीठ की सर्जरी हुई है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। एट व्हाट इज सेड टू बी हिज विंबलडन स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग का मतलब हमने पहले ही देखा, आखिरी, लास्ट वाला। तो एट व्हाट इज सेड टू बी हिज विंबलडन स्वैन सॉन्ग, मरे विल ओनली compete इन डबल्स, ये क्योंकि उसका आखिरी विंबलडन है, विंबलडन स्वैन सॉन्ग का मतलब आखिरी विंबलडन है, मरे विल compete इन डबल्स ओनली, सिर्फ डबल्स में खेलेगा वो, सिंगल्स नहीं खेलने वाला, विथ हिज ब्रदर जेमी, जेमी के साथ। दस द स्ट्रैंगल होल्ड द बिग फोर हैड एस्टैब्लिश्ड, तो ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है, स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब है, समझो आपके सामने कोई खड़ा है और आप उसको ऐसा पकड़ लो और ऐसा पकड़ो कि वो छूट ना पाए, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रैंगल होल्ड, तो उसको स्ट्रैंगल कर दिया, स्ट्रैंगल यानी अब वो हिल नहीं सकता, ऐसा पकड़ के रखो तो उसको कहेंगे हम स्ट्रैंगल होल्ड। तो यहाँ पे स्ट्रैंगल होल्ड किस मीनिंग से यूज किया गया है, इसमें बोला गया है कि स्ट्रैंगल होल्ड द बिग फोर हैड एस्टैब्लिश्ड, बिग फोर मतलब कौन, रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच एंड एंडी मरे, इन चारों ने जो ट्रायंगल होल्ड रखी है, यानी टेनिस को ऐसे जकड़ के रखा था, क्योंकि इनके अलावा कोई और जीत ही नहीं पाता था, है ना, तो इसलिए उनकी उस पर बहुत तगड़ी पकड़ थी। ट्रायंगल होल्ड का मतलब यहाँ पे तगड़ी पकड़ है, प्रैक्टिकली किसी को ऐसे नहीं पकड़ के रखा उन्होंने, तगड़ी पकड़, ठीक है। ट्रायंगल होल्ड द बिग फोर हैड एस्टैब्लिश्ड बाय विनिंग 19 of the 20 editions from 2003 to 2023 is likely to be loosened, तो इन चारों ने जो ये पकड़ बना के रखी थी विंबलडन पे, विंबलडन पे ही नहीं, हाँ विंबलडन पे, कब से कब तक, 2003 से 2023 तक, जिसमें 20 सालों में 20 अलग अलग एडिशन, क्योंकि विंबलडन तो हर साल होता है, तो पिछले 20 एडिशन में से 19 एडिशन तो इन चारों ने ही जीते हैं, 20 में से 19 एडिशंस इन चारों ने ही जीते हैं, इतनी तगड़ी पकड़ी इन्होंने बना रखी थी। अब क्योंकि वो नहीं खेलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पकड़ लूज हो जाएगी, लूजेंड हो जाएगी, ठीक है। अमंग विमेन, महिलाओं में भी, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस 1996 दैट नाइदर ऑफ द फेम्ड विलियम्स सिस्टर्स, विलियम्स सिस्टर्स मतलब सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, ये टेनिस ट्री में ग्रेटेस्ट वाली लिस्ट में आएंगे, ठीक है। द फेम्ड विलियम्स सिस्टर्स विल बी इन एक्शन, पहली बार ऐसा होगा 1996 के बाद, 1996 को 28 साल हो गए, 28 सालों में पहली बार ऐसी हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, इन दोनों बहनों में से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ द फेम्ड विलियम्स सिस्टर्स, कोई भी एक्शन में नहीं होगा, नाइदर ऑफ देम विल बी इन एक्शन। स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 साल से बात कर रहे हैं, मतलब 24 साल पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 वीनस एंड सेरेना won 12 सिंगल्स, 12 सिंगल टाइटल्स एंड फिनिश्ड रनर अप ऑन 8 ओकेजन्स, यानी पिछले 24 सालों में तो 20 बार ये दोनों में से ही कोई ना कोई फाइनल में पहुंचा है, 24 में से 20 बार इन दोनों में से, इन दोनों बहनों में से कोई तो भी एक फाइनल में पहुंचा है, जिसमें 12 बार तो टाइटल जीते हैं और 8 बार रनर अप रहे हैं, ठीक है। तो आ गया ध्यान में ये फर्स्ट पार्ट। चलो अभी आपको देता हूं मैं सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए इसका, तो आप ये सेकंड पार्ट पहले पढ़ लो, फिर हम आगे जाएंगे।
ठीक है, अरे शुरू तो थोड़ा सा नीचे ले, ठीक, चलो फिर क्या बोला है, वीनस जो बड़ी बहन है, वीनस और सीने नाम में बड़ी बहन, वीनस हैज नॉट प्लेड सिंस मार्च 2024, तो पिछले 4 महीने से तो वीनस नहीं खेली, एंड सेरेना सिंस सितंबर 2022, सेरेना विलियम्स तो सितंबर 2022 से नहीं खेली। इन द ईयर और 2 प्रीसीडिंग देयर लास्ट मैचेस, पिछले 2-4 सालों में दे वेयर फार फ्रॉम टूर्नामेंट विनिंग फॉर्म, ये वैसे भी बहुत ऐसा टूर्नामेंट जीतने वाले फॉर्म में नहीं दिखी है। येट सच हैज बीन देयर ओवर रीचिंग एक्सीलेंस, पर ये उनका इतना बड़ा काम उन्होंने करके रखा है टेनिस में, यानी उनका ग्रेटनेस इतनी बड़ी है, हैज बीन ओवर रीचिंग एक्सीलेंस, उनका एक्सीलेंस इतना ज्यादा है, दैट दे आर द बेंचमार्क इंडाइसेस। बेंचमार्क इंडाइसेस का मतलब होता है प्रीसीडेंट या फिर ऐसे, प्रीसीडेंट ही सही वर्ड है, ऐसे उन्होंने मार्क सेट करके रखे हैं, ऐसे उन्होंने बेंचमार्क सेट करके रखा है कि उसके कंपैरिजन में बाकी लोगों को फिर चेक किया जाता है कि आपने इस लेवल के हिसाब से कितना किया है, ठीक है। तो दैट दे आर दी बेंचमार्क इंडाइसेस अगेंस्ट विच एवरी ग्रास कोर्ट करियर इज मेजर्ड, हर एक का करियर गिनने के लिए जो एक मानक है, एक पैमाना है, वो इन दोनों सिस्टर्स ने सेट करके रखा है, तो बाकी सबको इनसे कंपैरिजन करके ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका टॉप क्लास रहा है, बाकी का कंपैरिजन इनसे होता है। एज द स्टेज अपीयर्स सेट टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इराज टेनिस ग्रेट्स, नए अभी जो ये नया ईरा आ रहा है, ये पुराने लोग तो चले जा रहेंगे, अभी ये जो नया ईरा आ रहा है, तो ये नए ईरा में कौन नए टेनिस ग्रेट्स होंगे, ये अभी हमको आइडेंटिफाई करना है। स्पेनियार्ड कार्लोस अल्काराज हैज स्टेक्ड क्लेम मोस्ट ऑथोरिटेटिवली, और सबसे बड़ा क्लेम कि नहीं मैं होने वाला हूं, ये जो क्लेम स्टेक किया है यानी आगे रखा है, पुरजोर इसको कहा है कि मैं होने वाला हूं, कहा नहीं है, अपने एक्शन से बताया है। किसने किया है वो, स्पेन का कार्लोस अल्काराज। एज अ 20 ईयर ओल्ड, और 20 साल का ही है, एज अ 20 ईयर ओल्ड वोन विंबलडन इन 2023, पिछले साल का विंबलडन कार्लोस अल्काराज ने ही जीता था। और ही सेकेंड मेजर यूएस ओपन इन्होंने 2022 में जीत चुके थे, वो उसका फर्स्ट था, तो यूएस ओपन जीता पहले 2022 में, और फिर 2023 में विंबलडन जीता, 20वें ही साल में। बीटिंग किसको हराया, जोकोविच ओवर 5 पल्सेटिंग सेट्स, जोकोविच को हराया 5 पल्सेटिंग सेट्स में। पल्सेटिंग का मतलब है जहां पे आपकी पल्स ऐसे बहुत तेजी से, या आपका हार्ट बीट बहुत तेजी से हो रहा है ना। फाइनल मैच कैसा था, उसमें हमारी हार्ट बीट ऐसे 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 ऐसे, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग, बहुत क्या बोलते हैं हमने, टेंशन वाला, या जिसमें आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, तो दैट इज पल्सेटिंग। 5 पल्सेटिंग सेट्स, एंड लास्ट मंथ ही ग्रेजुएटेड फर्दर बाय क्लेमिंग द फ्रेंच ओपन, और उसने अपना और ग्रेजुएशन किया मतलब और एक लेवल बढ़ाई, जब उसने क्या किया, फ्रेंच ओपन जीता। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब एरिया, पास में, बहुत पास में, और बहुत पास में कौन है, बहुत पास और कौन है इसके कार्लोस अल्काराज के बहुत पास कौन है, इज जैनिक सिनर। अब ये जैनिक सिनर की बात करें, द लैंकी इटालियन, लैंकी इटालियन तो है, और कैसा है, लैंकी यानी टॉल एंड स्लिम, हु वोन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन इन जनवरी, इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला जैनिक सिनर इज वेरी क्लोज टू हिम, इसके कार्लोस अल्काराज के, ठीक है। एंड हैज सिंस मेटिकुलसली राइजन टू द टॉप ऑफ द सिंगल्स रैंकिंग, और फिर तभी से जनवरी में जब उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, तब से वो बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके क्या हो गया है,
टॉप पे पहुंच गया है सिंगल्स रैंकिंग में। तो अभी फिलहाल सिंगल्स रैंकिंग में टॉप पे कौन है? यानिक सिनर। अ क्वार्टर फाइनलिस्ट एंड अ सेमीफाइनलिस्ट इन हिज लास्ट 2 विजिट्स टू विंबलडन। पिछले 2 बार जब उसने विंबलडन में पहुंचा था, तो 2022 में क्वार्टर फाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, और 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। द 22-year-old recently proved that he was a serious challenger on the slick lawns by winning the Hall जर्मनी में his first title on grass। ग्रास पे पहला टाइटल अभी उसने हॉल में जर्मनी में जीता है, और तभी से उसने ये प्रूव कर दिया है कि वो भी एक सीरियस कंटेंडर है। ठीक है, चलो अभी आपको लास्ट छोटा सा पार्ट पढ़ना है, फिर हम उस पे चलेंगे। रीड इट। ठीक, पढ़ लिया? ठीक है, तो अभी चलेंगे हम आखिरी पार्ट पे। सिनर्स क्रीडेंशियल्स will however be put to test as early as the second round against 2021 finalist and the quintessential grass courter Matteo Berrettini। सिनर्स के क्रीडेंशियल्स यानी अचीवमेंट्स या कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, है ना। तो सिनर के बारे में अभी हमने बात की कि उसके अचीवमेंट्स अच्छे हैं, उसने अभी जर्मनी में ग्रास कोर्ट पे टूर्नामेंट जीती है, तो वो एक चैलेंजर है, सीरियस चैलेंजर है, बराबर। पर ये चीज को, ये जो उसके क्रीडेंशियल्स है, ये जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, विल हाउएवर बी पुट टू टेस्ट, लेकिन उसकी टेस्ट होगी कब? जब सेकेंड राउंड में ही हो जाएगी, जब वो 2021 में जो फाइनलिस्ट था और द क्विंटेसेंशियल ग्रास कोर्टर, क्विंटेसेंशियल मतलब जिसके बिना ग्रास कोर्ट की मैचेस अधूरी है, जो ग्रास कोर्ट की जान है, उसका नाम क्या है? मैटियो बेरेटिनी, जो ग्रास कोर्ट पे बहुत अच्छा खेलता है, मैटियो बेरेटिनी। उसके अगेंस्ट जब मैच होगी तो वो टेस्ट होगा ही। व्हाइल द पासिंग ऑफ द बेटन अपीयर्स सीमलेस, ये समझ लो, अमंग मेन, यहां तक पूरा पढ़ लेंगे, अमंग मेन यानी क्या? पैटर्न पास करना बहुत सीमलेस लग रहा है मेन में, पुरुषों में। बेटन मतलब आपने देखा होगा जब रनिंग की रेस होती है, 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक राउंड पहले व्यक्ति ने करना है, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा व्यक्ति, है ना। तो ऐसे केस में जिसको हम रिले कहते हैं ना, रिले, तो रिले करते वक्त एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जो दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेटन, है ना। जब आप एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो, तो आप कुछ तो भी उनको देते हो, ये लो और आगे बढ़ो, उसको कहा जाता है बेटन, है ना। तो व्हाइल पासिंग द बेटन अपीयर्स सीमलेस यानी वहां पे कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है ट्रांजिशन बहुत इजीली हो जाएगा इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। मेन में, पुरुषों में, द बैटल ऑफ सक्सेशन मतलब आगे कौन आने वाला है, इसका जो बैटल है, पुरुषों में जो है वो दिख रहा है कि ये लोग हैं आगे आएंगे, पर द बैटल ऑफ सक्सेशन अमंग विमेन, पर महिलाओं में इट हैज मल्टीपल कंटेंडर्स, महिलाओं में बहुत कंटेंडर्स है। 5 टाइम स्लैम विनर, 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी ईगा स्वियाटेक इज द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1।
सबसे बड़ी कंटेंडर कौन है? ईगा स्वियाटेक, जिसने 5 बार पहले ही ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। बट हर ग्रास कोर्ट नर्व्स इज येट टू फुली डेवलप, पर उसका ग्रास कोर्ट पे का जो खेल है, जो डोमिनेंस है, वो अभी तक पूरा नहीं डेवलप हुआ है। सेकेंड सीड कोको गॉफ, सेकेंड सीड, सीड ये वर्ड यहां पे आया है। सीडिंग का मतलब क्या होता है? सीड करना मतलब जिसके, जब कोई टूर्नामेंट होता है, एक होता है तुम्हारा रैंकिंग, जिसमें तुम 1 2 3 4 रैंक्स होते हैं बेस्ड ऑन द पॉइंट्स दे हैव अर्न्ड। दूसरा होता है सीडिंग, समझो उस किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा फॉर्म है और उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो वो सीडिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा सीड होता है। फिर सेकेंड नंबर पे किसके सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस है? तो कोको गॉफ के है, तो वो सेकेंड सीड हो जाएगी। फिर उसके बाद किसके जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है? वो थर्ड सीड, एंड सो ऑन। तो सेकेंड सीड कोको गॉफ्स प्लेस्ड एट विंबलडन इज 4th राउंड। पर सेकेंड सीड, सेकेंड नंबर पे जो कोको गॉफ है, वो ज्यादा से ज्यादा अब तक सिर्फ 4th राउंड में ही पहुंच पाई है, विच शी फर्स्ट रीच्ड इन 2019, और वो भी कब? 2019 में, जब वो एक 15 ईयर ओल्ड क्वालिफायर थी। एंड विद द विड्रॉल ऑफ आरियाना सेबेलेंका, आरियाना सेबेलेंका ने विड्रॉ कर लिया है, विद द विड्रॉल यानी उसने अपना नाम पीछे ले लिया, थर्ड सीड एंड 2 टाइम सेमीफाइनलिस्ट। ठीक, तो ये थर्ड सीड थी, 2 टाइम सेमीफाइनलिस्ट थी, कौन? आरियाना सेबेलेंका। इसने अपना नाम वापस ले लिया है। इसीलिए विमेन के केस में कंटेंडर्स बहुत ज्यादा हो गए, एंड द फील्ड इज ओपन, और ये मैदान खुला है कि यहाँ पे विमेन के केस में खासकर कि कोई नया और नाम आ सकता है। समझ गए? तो दिस इज द एडिटोरियल इन द न्यूज़पेपर द हिंदू। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं। वो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई आर नोवाक जोकोविच एंड एंडी मरे नॉट इन कंटेंशन टू विन विंबलडन? एंडी मरे और नोवाक जोकोविच विंबलडन नहीं जीत पाएंगे, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसके कारण इनमें से है जो आपको बताने हैं, नीचे ऑप्शंस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज करंटली नॉट अमंग द बिग 4 इन द टेनिस? जो बिग 4 हमने बिल्कुल पहले पार्ट में पढ़े थे, उनमें नीचे दिए गए 5 नामों में से कौन सा नाम नहीं है, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड पल्सेटिंग? पल्सेटिंग का सिनोनिम या मोस्ट क्लोजेस्ट इन द मीनिंग कौन सा हो सकता है? ठीक है, नीचे ऑप्शंस है, वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हैव सेम मीनिंग? देखना, सेम मीनिंग नहीं है एज द फ्रेज इन द बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, और जो फ्रेज है उसका मतलब वो है बेंचमार्क इंडाइसेस। तो बेंचमार्क इंडाइसेस का सिमिलर मीनिंग नहीं वाली फ्रेज कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट फाइनल, व्हाई डज द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ बेटन इन विमेन्स टेनिस लुक डिफिकल्ट? विमेन्स टेनिस में सीमलेस जो ट्रांजिशन होना चाहिए था, जो ट्रांसफर होना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, का कारण क्या है? ठीक, चले अब लेट अस मूव ऑन टू फाइनल पार्ट, एरर डिटेक्शन। देखो, बहुत ज़्यादा टाइम पास करके 4 अलग अलग चीज़ों पे बात करके मतलब नहीं बनता, इसलिए वैसे भी ये क्लास 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आई ट्राई टू कीप इट वेरी प्रिसाइज, जितना इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग चर्चा करें। ठीक है, लेट अस नाउ फिनिश दी एरर डिटेक्शन पार्ट। क्या है पहले क्वेश्चन में? अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड, सेड द टीचर। अनलेस यू डिड नॉट डू, ऐसे हो सकता है क्या? अनलेस द वर्ड इज ऑलरेडी निगेटिव, अनलेस वैसे ही पहले निगेटिव है, इसमें डिड नॉट कोई जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी निगेटिव। फिर ये भी निगेटिव,
एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो अगर तुमने अनलेस यूज किया है तो ये डिड नॉट की जरूरत नहीं है। अनलेस यू डू योर होमवर्क ऐसा चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में गलती है, एरर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हेवी लंच he was not ready to have any fruit. Having just taking a heavy lunch, अभी देखो हमने have, has और had के बारे में एक चीज हमें पता होनी चाहिए, क्या कि have हो, has हो या had हो, इनके साथ अगर वर्ब आता है तो वो थर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हैविंग अगर आया है तो ये टेकिंग, ये टेकन वाले फॉर्म में होना, V3 थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे टेकिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा टेकन। हैविंग जस्ट टेकन अ हेवी लंच ही वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। अभी जैसा भी हम सेंटेंस आता है तो वर्ब पे ध्यान देते। यहां पे यू हैव और सब्जेक्ट है द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर आपको सवाल पड़ता है ना ये वर्ब क्यों, ये सब्जेक्ट क्यों, तो देखो वर्ब यानी राइज करना, ये एक्शन हो गई। ठीक है, वैसे भी ly वाला एडवर्ब इसके बगल में लगा तो ये वर्ब हो गया तुम्हारा। अब हैव इज द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जनरली आपका हेल्पिंग वर्ब यानी 12 में से 10 सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। 10 टेंसेस में याद रखना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस छोड़ दो, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। आई ऑलवेज से डोंट गो टू मच डिटेल इनटू द रूल्स। बहुत ज्यादा रूल्स में जाके मतलब नहीं है, क्योंकि हर बार तुम रूल के बारे में नहीं सोच सकते। पर इतना याद रख सकते हो कि यहां पे बोला है ना हैव, तो कौन हैव राइजन और क्या हैव राइजन, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये तो प्लूरल लग रहे, पर ऐसा नहीं होता। आप हमेशा ये प्रीपोजिशन पे ध्यान दो, ऑफ। ऑफ के पहले का पार्ट को सब्जेक्ट समझा करो। तो ऑफ के पहले का पार्ट ये है द कॉस्ट और ये सिंगुलर है। द पार्ट बिफोर द प्रीपोजिशन, सिर्फ ऑफ नहीं दूसरे भी प्रीपोजिशन आ सकते, तो प्रीपोजिशन से पहले का पार्ट सब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो कॉस्ट ये सब्जेक्ट हो गया। अब कॉस्ट इज सिंगुलर, ये कॉस्ट सिंगुलर वर्ड है ना, कोई प्लूरल तो है नहीं, तो ये सिंगुलर होने की वजह से यहां पे हैव नहीं लग सकता, यहां पे लगेगा हैज। व्हाई? बिकॉज ये आपका मेन सब्जेक्ट है, कौन सा, द कॉस्ट, एंड दिस इज सिंगुलर। ये मैटर नहीं करता फ्रूट्स वेजिटेबल्स है या और कुछ है, या सिंगल कुछ तो भी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट हो सिंगल, ये मैटर नहीं करता। द कॉस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ, ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स दे रेयरली ऑकर एट अ प्योर स्टेट। क्या कहा गया है कि भले ही वहां पे 100 से ज्यादा नोन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में जो हम एलिमेंट्स देखते हैं वो, दे रेयरली ऑकर एट अ प्योर स्टेट। एट अ प्योर स्टेट नहीं चाहिए, दे रेयरली ऑकर इन अ प्योर स्टेट, है ना। हम कहते हैं ना दिस इज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, तो इट इज ऑलवेज इन स्टेट, ठीक है, नॉट एट स्टेट, इन स्टेट होता है। नेक्स्ट, और प्रीपोजिशन के केस में बहुत ज्यादा कारण ढूंढने के पीछे ना जाओ, क्योंकि प्रीपोजिशंस को रूल्स नहीं होते, प्रीपोजिशंस को रूल्स नहीं होते, वो कन्वेंशंस पे चलते हैं। इसलिए किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए ये आपको रीडिंग से ही पता चलेगा। तो एक तो इंग्लिश सुना करो या फिर पढ़ा करो। काउज आर अमंगस्ट द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, नन शोज, ये फेस नहीं चाहिए है, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टूवर्ड्स देयर यंग, यंग वंस वगैरह, ठीक है।
काउज आर द मोस्ट जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स, ये पहला स्टेटमेंट है। यहां से नया शुरू हुआ, नन शोज। अभी ये नन किसके लिए यूज किया? ये यूज किया है काउज के लिए, ठीक है। अब काउज देखो प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो यहां पे जो तुम्हारा वर्ब है उसको एस नहीं लगना चाहिए, है ना। जैसे स्टूडेंट अगर लिखा तो हम लोग बोलते हैं प्लेज, पर स्टूडेंट्स लिखा तो फिर हम लोग कहते हैं प्ले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्ले। वैसे ही काउज शो, काउ शोज, ठीक है। तो अगर यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो दीज आर दी फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैड फॉर यू। आपको क्या करना है, मैंने जो आपको आर्टिकल के एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।